एक कल्पना कीजिए कि भारत के सभी शहीद आज़म स्वर्ग में इकट्ठे हुए हैं और भारत माँ से पूछ रहे हैं कि हे भारत माँ, अगर आपको आज़ादी के संग्राम के दौरान विवेकानंद के रूप में एक शरीर में भारत की चेतना के रूप में अवतरित होना था, तो हम सबको क्यों शहीद होने दिया। ये सवाल पर भारत माँ चुप रहती है। क्यों? भारत माँ देखना चाहती थी कि 1902 जो विवेकानंद का देहांत हुआ, तब से अब तक क्या हो रहा है। ये बारंबार सभी शहीद आज़म भारत के जो भारत के लिए अपना लहू बहाकर अपने परिवार की चिंता किए बिना शहीद हुए, ये भारत माँ से बारंबार ये प्रश्न पूछ रहे थे कि आप क्यों एक व्यक्ति के रूप में अवतरित हुई। अगर आप एक व्यक्ति के रूप में अवतरित हुई, जो व्यक्ति विवेकानंद ऐसा दावा करता था कि मैं ध्यान के दौरान ऐसा अनुभव करता हूँ कि मैं पृथ्वी को एक गेंद की तरह खेल रहा हूँ, इतना शक्तिशाली महामानव के रूप में आप अवतरित होने वाली थी, और उस व्यक्ति ने ऐसी भविष्यवाणी की कि मेरे देहांत के बाद मेरे जैसे अनेक विवेकानंद पैदा होंगे जो मुझको समझ सकेंगे और जो मेरी ही तरह सोचेंगे और भारत का कार्य करेंगे। अगर ऐसा ही था, कुछ ही विवेकानंद पूरे भारत देश को चलाने वाले थे, तो आपने हमको क्यों शहीद होने दिया। हमारे परिवार को हमारी ज़रूरत थी और हम आज़ाद भारत में सांस लेना चाहते थे। तभी भी भारत माँ ने मौन धारण कर लिया। भारत माँ ने जब देखा कि रामकृष्ण मिशन ये विवेकानंद की घटिया भविष्यवाणी और ये घटिया व्यक्तित्व का उपयोग किस तरह देश को बर्बाद करने में कर रहा है, तब भारत माँ ने शहीदों को प्रत्युत्तर दिया कि मेरी इच्छा ऐसी थी कि हर व्यक्ति को भारत माँ के लिए प्रतिनिधित्व मिले, और भारत एक आध्यात्मिक देश है। इसीलिए मेरी इच्छा यह भी थी कुछ ऐसे योगी भी हो जो भारत माँ के लिए काम करे और सभी को मार्गदर्शन दे। लेकिन आज ऐसा हो रहा है, आप देख रहे हैं कि ये सभी क्या कर रहे हैं, अपनी राजकीय महत्वाकांक्षा के लिए राजकीय संगठन के साथ मिलकर संविधान को एक बाजू में रख के कंप्लीट वर्क ऑफ विवेकानंद के मुताबिक सरकार को चला रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि कंप्लीट वर्क के कई सारे शब्द आप केंद्र सरकार के कई नेताओं के जुबान पे देखेंगे। ये इसका प्रत्यक्ष सबूत है। इसीलिए भारत माँ को पता चल गया और भारत माँ ने बताया कि ये सब ये लोगों की गलती है कि इन जैसे लोगों को सिर पर बिठा के रखा है। यह कहानी से सीख इतनी ही है कि ऐसे लोगों को सिर पर नहीं बिठाना चाहिए। और आज की भारतीय राजकीय आप कार्यशैली देखें, हम ये मानते हैं कि सरकार देश को चलाती है, ऐसा नहीं है। सरकार के ऊपर ये सभी साधु संत हैं जो एक एजेंडा जिसके साथ ये लोग सरकार चलाना चाहते हैं और सरकार को मदद कर रहे हैं, और सरकार सिर्फ इनके एजेंडा के मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन कर रही है, एग्जीक्यूशन कर रही है। और हमें ऐसा लग रहा है कि हम तक जो बात पहुंच रही है वो सरकार पहुंचा रही है। सरकार ये बात मीडिया तक पहुंचाती है और उतनी ही बात पहुंचाती है जितनी पहुंचाने लायक हो, और वो भी मैनिपुलेशन के साथ, क्योंकि मीडिया भी पेड है। मैंने कई मीडिया पर्सन से बात की, सभी ये चीज़ें जानते हैं लेकिन चुप है। इसलिए हमारे पास जो बातें पहुंचती है वो 80% गलत होती है। कैसे? सुभाष चंद्र बोस ने आपको पता है आज़ादी के संग्राम के दौरान बोला था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। रामकृष्ण मिशन की एक परंपरा है कि किसी भी अच्छा शिष्य जिसमें शिष्य के गुण का प्रादुर्भाव हो रहा है या हो चुके हैं, उसमें ये लोग उस शिष्य की इच्छा के बिना चित्त में प्रवेश करते हैं विवेकानंद की आत्मा के साथ और उसकी जिंदगी बर्बाद करते हैं अकॉर्डिंग टू विवेकानंदास प्रोफेसी, उनकी भविष्यवाणी के मुताबिक। ये उन्होंने बोला था
अगर ये नहीं बोला होता तो मैं ये सब बोल नहीं पाता, ये लोग मेरा क्या हाल करते आप जानते हैं। क्योंकि ये लोग के पास पूर्ण सत्ता, पूर्ण संगठन और पूर्ण सिस्टम इन लोगों के लिए काम कर रही है। जैसे सुभाष चंद्र, मैंने बताया कि सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। विवेकानंद का स्लोगन क्या है? तुम मुझे अपना देह दो मैं तुम्हें सत्ता दूंगा। इसलिए 2014 से सरकार इसी तरीके से चल रही है। सर्वोच्च नेता का शरीर एक वाहक के तौर पर काम कर रहा है, कंड्यूट के तौर पर काम कर रहा है। इसलिए आप देखिए कि कई सारे नेता ऐसा बोल रहे हैं कि ये नेता में कई सारी दैवी शक्तियाँ काम कर रही है। दैवी शक्तियों का तो नाम का उपयोग हो रहा है। ये सभी साधुए हैं, ये सभी योगी है। रामकृष्ण मिशन के योगी, मैं इसको नहीं बोलूँगा, योगी पवित्र होते हैं, योगियों का आशय पवित्र होता है। लेकिन ये लोग अपनी राजकीय महत्वाकांक्षा, कंप्लीट वर्क को पूर्ण करने के लिए सरकार को मदद कर रहे हैं, अपना सेंटर्स का विस्तार करना चाहते हैं। हमको ये बोला जाता है कि सरकार संविधान के मुताबिक सरकार चलाएगी, देश चलाएगी। लेकिन आपको पता चले कि 10 साल 2014 से 2024 तक सरकार ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट वर्क के मुताबिक चली, तो आपको कैसा लगेगा? यह डेमोक्रेसी का पतन, हमारी डेमोक्रेसी का पतन है। आप इस तरीके से देश चलाएंगे, आप इस तरीके से युवाओं को छलेंगे, ये बात कहना बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए। मैं एक तथ्यों के अधीन, पतंजलि योग सूत्र में ऐसा बताया गया है कि निर्माण चितान्य स्मिता मात्रा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई सिद्ध योगी अपने चित्त में जो कोई इच्छाएं पड़ी है, जो कोई कार्य करने की इच्छाएं पड़ी है, उसमें से उसका क्षय हो, इसलिए उसी चित्त की अस्मिता से अनेक निर्माण चित्त का उत्पत्ति करेगा, जिससे उसको मुक्ति मिल सके। समझिएगा, मैं ऐसे योगी की बात कर रहा हूँ जो भटक रहा है, जो अंतरिक्ष में भटक रहा है और कई सारी इच्छाओं के साथ। इसीलिए वो अपनी अस्मिता से, क्योंकि उसके पास कई सारी पूर्व जन्म की शक्तियाँ हैं, वो अपनी अस्मिता से निर्माण चित्त की उत्पत्ति करेगा, जिसको डेरिवेटिव माइंड स्टफ, साधित चित्त भी बोल सकते हैं। और क्या होगा कि देखिए विवेकानंद, ये कई सारे युवा, ये ऐसी चीज़ें मीडिया में थोड़ी आएगी। अगर मीडिया में आ गई तो ये लोगों का भांडा फूट जाएगा। एक बार एक शिष्य ने रामकृष्ण मिशन में मिलकर बोला कि ऐसे ऐसे स्वप्न आ रहे, मुझे चित्त में ऐसी अनुभूति हो रही। तो ये लोग क्या बोलते हैं, हम ऐसी अनुभूतियों पर विश्वास ही नहीं रखते, ये सभी छलावा। सही बात है। चलो, तो विवेकानंद ने तो पुस्तक लिखी थी, राजयोग। विवेकानंद ने तो एक पुस्तक लिखी थी, मन की शक्तियाँ और उच्च जीवन के लिए साधनाएं। ये सभी गलत हो गई ना। ये दम्भ होता है रामकृष्ण मिशन का। आप जब इन लोगों के पास ऐसी चीज़ों के साथ जाएंगे जिसमें विरोधाभास है, तो वो आपको ही गलत ठहराएंगे, चाहे कितने भी सबूत आपके पास हो। क्योंकि इन लोगों के पास सिस्टम है, का सरकार इनके साथ है, ये आपको ही गलत ठहराएगी। लेकिन कोई ऐसा भी जागता है जो साइंटिफिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ता हो और उनको पता हो क्या चल रहा है, मुझे पता है क्या चल रहा है, और मैं जो भी बताऊँ संदर्भ के मुताबिक बोल रहा हूँ। आप संदर्भ पढ़े, पतंजलि योग सूत्र पढ़े। जो भी मैंने श्लोक बताया वो कैवल्यपाद का श्लोक है, और उसमें फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, निर्माण चितान्य स्मिता मात्रा। इस तरीके से जो विवेकानंद ने भारत यात्रा के दौरान जो भी इच्छा व्यक्त की थी कि ऐसा ऐसा देश पे होना चाहिए, वही कंप्लीट वर्क है। और उसको पूर्ण करने के लिए ये लोग घटिया कॉपियाँ तैयार कर रहे हैं। किसकी इच्छा से? अपनी इच्छा से। शिष्यों को पूछते नहीं है ऑफिशियली। अगर गुरु शिष्य परंपरा यह कहती है, पहले गुरु ऐसे ही थे कि निस्वार्थी गुरु की एक पहचान होती थी। जब किसी शिष्य ध्यान में स्टक हो जाता था, अपनी साधना में आगे नहीं बढ़ पाता था, तब गुरु अपनी साधना और ध्यान की शक्ति से उनकी काया में प्रवेश करके देखते थे कि उनके चित्त में क्या ऐसी चीज़ है जो उनको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। लेकिन ये सब शिष्य की इच्छा से होता। शिष्य जब मिलने जाता था गुरु से बोलता था कि मैं ध्यान में आगे बढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे समाधि नहीं मिल पा रही है। तब गुरु बताते थे कि तुम्हें मिल जाएगी।
फिर थोड़े ही दिन में या थोड़े ही अंतराल में शिष्यों को समाधि मिल जाती थी। क्यों? गुरु इस तरीके से जो परकाया प्रवेश की एक दिव्य सिद्धि है उनका उपयोग करके शिष्य के चित्त में प्रवेश करके चित्त में कौन सी इम्प्रेशंस, संस्कार, वृत्ति, रिप्रेशंस, इच्छाएं, ये सभी पड़ी हुई है, इंस्टिंक्ट, सहज प्रकृति, उनका अभ्यास करके शिष्य को एक दृष्टांत या इनडायरेक्टली बोलते थे, आप ऐसा कीजिए और ऐसा यम नियम का आप फॉलो कीजिए, जिससे आपका शुद्धिकरण ज़्यादा होगा और बाद में आपको समाधि का अनुभव भी होगा। यह होता था आदर्श गुरु शिष्य परंपरा का दृष्टांत। इसीलिए आप देखेंगे कि भारत में बाहर से भी लोग आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए आते थे और अभी भी आ रहे हैं। कुछ अच्छे ऐसे गुरु हैं जो राजकीय महत्वाकांक्षा से दूर है, राजकीय वातावरण से दूर है और सिर्फ मार्गदर्शन के लिए जी रहे हैं। ऐसे सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम है और ऐसे के लिए ही इस देश के युवाओं को काम करना चाहिए। अगर विवेकानंद जैसे और उनके कई घटिया कॉपियाँ या उनका खुद का मिशन अभी भी चल रहा है, इन लोगों के लिए आप काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सिर्फ उपयोग होगा और उन लोगों का मिशन का विस्तार होगा। इसलिए आज का विषय मेरा क्या था कि अगर ये सभी भारत के बहादुर शहीद आज़म भारत माँ को प्रश्न करे कि हे माँ, अगर आपको एक व्यक्ति के तौर पे इस देश में अवतरित होना था तो हमें क्यों शहीद होने दिया? हमें भी अपने परिवार के लिए जीना था, हमें आज़ाद भारत में सांस लेनी थी। लेकिन इसका जवाब मैंने आगे दे दिया है। इसीलिए अगर युवाओं को भारत को समझना है तो पहले भारत सही मायनों में इतिहास क्या है वो समझना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैंने पहले भी बताया था कि विवेकानंद बोल के गया था कि देश का इतिहास फिर से लिखा जाना चाहिए। सही बात थी, लेकिन देश के इतिहास लिखे जाने के बाद इन लोगों ने क्या किया है कि अपना विस्तार स्कूल, कॉलेज, हायर एजुकेशन और सभी बच्चों के अभ्यासक्रम तक कर दिया है, जिससे अभी बालक चलना सीख रहा हो, समझना सीख रहा हो, तब विवेकानंद के प्रभाव में आ जाए। उनको तय करने दे विवेकानंद सही है या गलत है। अगर वो निस्वार्थी है तो कैसे निस्वार्थी है, अगर वो घटिया है तो क्यों घटिया है। सिर्फ तर्क ये बताता है कि दुनिया सबूत पर चलनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष, परोक्ष या आनुभविक तर्क से सबूत देता है तो उनको लोगों को मानना पड़ेगा। यही विज्ञान है। अगर किसी भी देश विज्ञान को नकारता है तो उसका पतन तय है, समझ लीजिए। ये सभी लोग, योग का इतना अहंकार आ गया है। रामकृष्ण की सिद्धियाँ जब उनको भैरवी माँ और तोतापुरी से मिली थी, इस अहंकार के मद में चूर होकर इस देश के युवाओं को अपनी पैर की जूती मानते हैं। इन लोगों का अहंकार तोड़ना अत्यावश्यक हो गया है इस समय में। अगर ऐसा नहीं होगा तो लिख लेना, आने वाले कुछ ही वर्षों में भारत का हाल बहुत खराब होगा और सभी चीज़ों में या सरकार का हमको मानना पड़ेगा या रामकृष्ण मिशन का एक या दूसरे तरीके से मानना पड़ेगा। आप तय कीजिए। मैं बता रहा हूँ, आपको विश्वास ना हो तो आप पतंजलि योग सूत्र पढ़े, रामकृष्ण मिशन की पुस्तकें पढ़े और ये सभी चीज़ें जो भी एक एक शब्द मैंने बोला है वो संदर्भ के मुताबिक है। आप अपने आप से तय कीजिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए, मंथन कीजिए कि मैं बोल रहा हूँ वो उसमें मेरा पूर्वाग्रह है या ये सही है। बाद में आप तय कीजिए। आज के लिए इतना ही। फिर से मैं विनंती कर रहा हूँ, एक बार आप सत्य को जांचें, फिर विश्वास करें और भारत की प्रगति के लिए फिर से सनातन की ओर मुड़े, वेद की ओर मुड़े और संविधान की ओर मुड़े। धन्यवाद। जय हिंद।